Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Anupal and I'm back. और इस वीडियो में I'm going to solve JEE Advanced 2024 paper 1 in physics. So I just इस वीडियो में my aim is वैसे तो मतलब आंसर की तो मिल ही जाएगा तुमको, but my aim is to show you my thought process कि अगर मैं ये एग्जाम देता तो मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करता, what kind of methods I would use to try to solve these questions in the fastest manner. So enjoy this video, and if you want, let me know in the comment section if you want the solutions to the next paper as well, which is paper 2, which is the tougher, I think in my personal opinion, but tougher paper है JEE Advanced 2024 का. So just let me know in the comment section and let's go. Let's do question number 1. तो इसमें पूछा हुआ है कि E epsilon naught H और C के साथ अपने को dimensionless quantity बनाना है. तो सबसे पहले तो वो जो n का वैल्यू दिया है, you should understand that n का वैल्यू can be put as anything. Let's take n as 1 just for convenience. And if you look at the options, सारे options में epsilon naught का जो वैल्यू है वो -n है, मतलब बीटा का वैल्यू 1 दे दिया. तो अपने को एक पता चल गया कि डिनोमिनेटर में epsilon naught आ जाएगा. ओके, तो वो थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है. These kind of tricks can be useful even in JEE Advanced for option elimination. Look at the options and take advantage of them. Alright, तो यहाँ पर एक तो स्टैंडर्ड मेथड है ऑफ डूइंग जस्ट राइटिंग ब्रूट फोर्स एंड सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बट लेट मी जस्ट शो यू समथिंग कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आ रहा है. सो कैन यू थिंक ऑफ अ क्वांटिटी दैट वी कैन रिलेट HC समवेयर, जहाँ पे HC भी अपीयर करता है और एप्सिलॉन नॉट भी अपीयर करता है. एनर्जी HC बाय लैम्डा एनर्जी का इक्वेशन है, एंड E स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सम लेंथ, वो भी एनर्जी है, राइट, KQ स्क्वायर बाय R. सो दोनों का अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल जाएगा. तो R एंड लैम्डा, व्हाट इज R एंड लैम्डा? R एंड लैम्डा हैव द सेम डायमेंशन, तो वो तो कट जाएंगे. सो E स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट HC, तो E का E रेज टू 2, तो अल्फा का वैल्यू 2 मतलब 2n हो जाएगा, बिकॉज n का वैल्यू मैंने 1 लिया. बीटा का वैल्यू तो पता ही है मुझे -1, सबका वैल्यू -1. ठीक है. Alright, so my answer would be A. Let's look at question number 2. तो मुझे इंटीग्रल पूछा हुआ है, इंटीग्रल B dot dl due to this infinite line wire along this line. तो ये एक एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कोई भी कर्व है मेरे पास, if it subtends an angle theta at the line wire, the integral comes out to be mu naught I theta by 2 pi. If you're not aware of this result, you can check out. It's a very similar question to SBT. क्वेश्चन नंबर 30 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 30 चेकआउट करो. ठीक है. सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्टली, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई, और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, पाई बाय 3, एंड ये 45 डिग्री हो जाएगा, राइट, बिकॉज दिस इज √3, दिस इज √3a, एंड ये नेगेटिव है, √3a, सो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 45, मतलब हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा 7 बाय 24. ठीक है. तो दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें मेरे पास एक चार्ज फिक्स्ड है ऑन अ हुक, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, दोनों का मास m है, एंड बोला गया कि इसका स्मॉल ऑसिलेशंस का क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा. सो दिस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू SBT, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम SBT, क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये क्वेश्चन और इसके पिछले वाला क्वेश्चन दोनों एक्चुअली मैंने मेरे 2025 फुल सिलेबस कोर्स में एज पार्ट ऑफ होमवर्क दिया है. So in fact I think अगर 2025 मेरे स्टूडेंट्स ये पेपर देते तो they would have done pretty well. Alright, so let's say कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया by some angle theta, तो एक मेरे पास कूलम फोर्स लगेगा यहाँ पे. ठीक है. तो वो जो कूलम फोर्स होगा, let's call that F, उसका टॉर्क कितना लगेगा? This angle would be theta by 2, right? So this angle will also be theta by 2. So F sin theta by 2 would be the into capital R would be the torque should be equal to mr square alpha. Angular SHM की तरह ट्रीट कर रहा हूँ. तो sin theta by 2 को तो theta by 2 लिख सकता हूँ, और F को क्या लिखूंगा? K Q square divided by this length. How much is this length? This will be 2r cos theta by 2, but because theta is small, approximately 2r, तो ये 4r square आ जाएगा. ऑलराइट, तो हो गया, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, अल्फा इक्वल टू वॉट इनटू थीटा आ गया. देखो, दिस विल बी के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 4 16 इंटू 2 32 m नीचे आ जाएगा, और ये r स्क्वायर, तो m r क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बचेगा
क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जस्ट मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो आई थिंक ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी, यहाँ पर एक पाई होना चाहिए एंड ऑप्शन में ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। राइट, यहाँ पे पाई होना चाहिए। देख लो, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास एक फोर्स है -20x + 10। दिस इज ऑब्वियसली एसएचएम बिकॉज एक प्रोपोर्शनलिटी फोर्स है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, √k/m। तो k मतलब 20 डिवाइड बाय 5, तो 2 रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/2 पाई सेकंड्स टाइम पीरियड का। तो क्वेश्चन इज आस्किंग अस एट π/4 मतलब 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। तो इनिशियली रेस्ट पर है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो इट विल रीच द मीन पोजीशन, राइट। एंड in 1/4 time it will reach the mean position where mean position force 0 करके x = 0.5 है, ठीक है। तो मीन पोजीशन पहुंच गया एंड उसका वेलोसिटी लेफ्ट में होगा ना, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू द लेफ्ट एंड देयरफॉर मोमेंटम भी लेफ्ट नेगेटिव होगा। एक ही ऑप्शन है सी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है मोमेंटम का। देख लो, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस इज अ प्रीटी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम दैट यू विल फाइंड इन मोस्ट टेक्स्ट बुक्स ऑन बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो फोर्स कितना दिया, -kr। तो कैन आई से kr should be equal to mr should be equal to m omega square r, right, centripetal force। so omega का वैल्यू कितना आ गया, √k/m, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिकॉज ऑप्शन सी क्या है, वी नो L = mr² ओमेगा, राइट, आई ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू इज L/mr², वही पूछा है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फिर बोर्स मॉडल लगा के mvr मतलब mr² ओमेगा इज इक्वल टू NH क्रॉस, H क्रॉस को h/2π लिखा हुआ है, ठीक है। सो NH बार भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू तो √k/m निकल गया मेरे पास। सो r² वुड बी NH बार डिवाइड बाय m इंटू √m/k। तो ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो ऑलराइट, सो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। और दूसरा क्या पूछा, वेलोसिटी। r पता, ओमेगा पता है, तो हो गया ना यार, यहाँ पे ओमेगा पता है। सो v² इज ओमेगा² r²। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब k/m एंड r² मतलब ये NH बार डिवाइड बाय √mk। सो ये बन जाएगा √k/m³ NH बार। तो सी ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। और डी ऑप्शन में एनर्जी है, सो एनर्जी वुड बी ½ kr² प्लस ½ mv², राइट, बिकॉज ऑफ दिस। बट इफ यू कैलकुलेट ½ mv² इटसेल्फ, तो ही मतलब v² जब तुम ये कैलकुलेट करोगे उतने के बराबर ऑप्शन डी है, तो उससे तो ज्यादा ही होगा बिकॉज ये भी टर्म बचा हुआ है, तो डी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, μl 4μ 2l, ये सब दिया हुआ डेटा एंड इस चीज को µ0 बोला हुआ है, ठीक है। √T/ν को मैं ही एक v बोल देता हूँ। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l फॉर दिस। अगर ये नोड है, दो ऑप्शंस में नोड के बारे में बात किया हुआ है, तो दो ऑप्शंस अगर नोड है तो µ0 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। और इसका कितना हो जाएगा, इसका जो वेव स्पीड हो जाएगा ट्रैवलिंग वेव का, वो √T/µ हो जाएगा। सो √T/4μ विच इज v/2, ठीक है। और इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये वाले का, दैट विल बी v/2 डिवाइडेड बाय 2l, हाफ ऑफ दैट, राइट। v/2l होता है, v is v/2, l is 2l, ठीक है। सो दिस विल बी µ0/4, ऑलराइट। तो दिस µ0, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 4 times इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो ऑफ कोर्स वी कैन हैव अ नोड हियर एंड मिनिमम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सो दैट बोथ ऑफ देम वाइब्रेट वुड बी µ0, राइट, बिकॉज µ0 इज 4 times दिस, ये मल्टीपल है ना। तो दिखेगा कैसे, लेफ्ट स्ट्रिंग इन फंडामेंटल मोड एंड राइट स्ट्रिंग में 4th हार्मोनिक हो जाएगा बिकॉज ये 4 times है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नोड्स हो जाएंगे, ऑलराइट। एंड एंटी नोड पॉसिबल है क्या, फॉर एंटी नोड, अगर ये एंटी नोड है O, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा µ0/2 और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा µ0/8, हाफ होता है ना एंटी नोड के केस में। सो देयरफॉर दिस इज 4 times दिस अगेन। वी कांट हैव any frequency that will satisfy anti-node because anti-node में remember only when one end is node, the other end is anti-node, only odd harmonics are present. तो इसका frequencies क्या क्या हो जाएगा, v0/8, 3v0/8, 5v0/8, 7v0/8 ऐसे। और इसका v0/2, 3v0/2, 2v0/2, 3v0/2, 4v0/2, 5v0/2, you'll never have a common LCM, ठीक है। So my answer would be A, C, D.
लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ऐसे एक यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है ओवर दिस कॉन्वेक्स लेंस, यू कैन ट्रीट इट एज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। तो मुझे पूछा गया कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए सच दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, और ये मिरर है, ठीक है। सो क्वेश्चन में आई थिंक इट्स नॉट स्पेसिफाइड इफ आई रिमेंबर करेक्टली वेदर दिस इज थिन और नॉट, बट वील हैव टू अज्यूम इट, वी कैन ट्रीट एज अ थिन लेंस, वो अपन अज्यूम करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So we'll have basically एक प्लेनो कॉन्केव लेंस प्लस एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस एक मिरर, ठीक है। तो what I can do is I can just combine these two and then ये जो combined लेंस है, तो ये मेरा combined लेंस है, तो जो ऑब्जेक्ट से, let me just draw it here, combined लेंस से जो ऑब्जेक्ट से रे आएगा that should hit the mirror perpendicularly, तो ही वो वापस रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। सो देयरफॉर वी वुड लाइक द ऑब्जेक्ट टू बी एट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस इक्विवेलेंट लेंस, बस उसका वो अपने को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। सो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, सो n - 1 इंटू -1/9, प्लेनो कॉन्केव में तो नेगेटिव होगा, 9 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस कॉन्वेक्स लेंस का, ये कॉन्वेक्स लेंस का कितना हो जाएगा, and 1.6 - 1 इंटू 1/9 अगेन, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, एक रेडियस इन्फाइनाइट हो जाएगा। सो 1/f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट इज नथिंग बट व्हाट वी वांट एज h, सो 1/h शुड बी इक्वल टू n 1.6, 1.6 - 9, ठीक है। सो h वुड बी इक्वल टू 9 ओवर 1.6 माइनस n। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑप्शन 1 में क्या दिया, 1.42, मतलब ऑप्शन ए में h का वैल्यू 1.6 माइनस 1.42, 9 ओवर 1.6 माइनस 1.42, सो 9 ओवर 0.18, ठीक है। ये सब अपने को सेंटीमीटर्स में चाहिए, राइट। सो दिस विल बिकम 50 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। 18 into 5 is 90, ऑलराइट। ऑप्शन बी में h would be equal to n 9 over 1 minus 1.6 minus 1.35, ठीक है। तो 9 ओवर 0.25 आ जाएगा, सो 900/25 दैट वुड बी 36 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 1.45 डालेंगे, बस कैलकुलेशन है यार, तो ये 60 सेंटीमीटर आएगा ना, तो ये ऑप्शन सी गलत हो गया। सिमिलरली ऑप्शन डी डालेंगे 9/1.48, तो उधर आ जाएगा 9/0.12, मतलब वो 80 से कम रहेगा, राइट। 90/12 इज लेसर देन 80, लेसर देन 8, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा बिकॉज उसमें 85 दिया हुआ है, ठीक है। सो ओनली आंसर वुड बी ए एंड बी। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। तो सी का वैल्यू kT दिया हुआ है, तो वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जहाँ पर अपने को वेरिएबल हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो हीट कितना हो जाएगा, सी डी टी का इंटीग्रल, एंड ऐसा यूनिट्स में है, सो -73 मतलब 200 एंड दिस इज 300, ठीक है। सो आई जस्ट हैव kT स्क्वायर बाई 2, मतलब 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सो 9 इंटू 10 पावर 4 माइनस 4 इंटू 10 पावर 4 डिवाइड बाई 2, 550,000 मतलब 25,000 टाइम्स k, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, देख लो। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। तो एक पॉइंट सोर्स है जो एमिट कर रहा है अनपोलराइज्ड लाइट, तो इंटेंसिटी एट ए एंड इंटेंसिटी एट बी, कोई दो पॉइंट्स है, तो आई ए बाई आई बी इनिशियली 2 दिया हुआ है। अब बी के सामने दो पोलराइजर डाल दिए जिनका एक्सिस 45 डिग्रीज पर है, तो सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, I0/2 हो जाएगा once it goes through the polarizer, and then again it goes through a polarizer which is at an angle of 45 degrees. So final intensity of B would be I0/2 into cos square 45. तो पहले जो इंटेंसिटी ऑफ B था, अब वो मतलब ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ B, अब वो 1/4 हो गया, तो ये रेशियो 1/4 मतलब 1/4 हो गया, सॉरी, मतलब B डिनोमिनेटर में, तो इंटू 4 हो जाएगा, तो आंसर 8। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सोर्स का फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्स है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है 288 आ जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, दोनों का स्पीड वी है, डॉपलर इफेक्ट लगाता हूँ, सो 240 टाइम्स केस 1 में वेलोसिटी ऑफ साउंड
रिलेटिव टू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, ठीक है। और सेकंड केस में जो फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना है दैट वुड बी साउंड ऐसे जा रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अभी माइनस भी हो जाएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स प्लस भी हो जाएगा बिकॉज साउंड इज गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो अभी जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज एलिमिनेट हो जाएगा। तो 288 इंटू एफ शुड बी इक्वल टू 240 इंटू 240। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखो कितना आ जाएगा, 288 को आई कैन से दिस विल बी इक्वल 12 से अगर मैं करूँ तो आई हैव 24 20 10 200 हर्ट्ज, ठीक है। 12 से डिवाइड करके हो गया, दैट्स योर आंसर। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर मेरे पास पूछा है कितना टाइम लगेगा, एक टैंक है जहाँ जिसके बॉटम से निकल रहा है और एक टैंक है जिसके बॉटम से एक और पाइप कनेक्ट कर दिया वहाँ से निकल रहा है पानी, ठीक है। तो इसका जो टाइम होगा वो तो सिंपल है, A1 by A2, A1 is this area, A2 is the small whole area times √2h by g, ठीक है। और इस वाले का जो टाइम है दैट इज अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज √2g इंटू दिस एंटायर हाइट 16h/9 प्लस h, राइट। उतने हाइट से वो निकल रहा है। अगर ये कोई जनरल y बोलूँ तो ऐसे निकल रहा है, इतने स्पीड से वो liquid is coming out, all right। So I can imagine that this is like another 25h/9 का ले लिया, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अपने को पूरा एम्प्टी करने को टाइम नहीं चाहिए, अपने को कितना चाहिए, हाइट h जाने को। तो फ्रॉम हियर टू हाइट h कितना टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, वो कितना टाइम लगेगा पूरा टाइम एम्प्टी होने को, दैट विल बी A2 by A1 by A1 by A2 into √2 25h/9 into divided by g, but that is not what I want, so I will subtract the time taken from here to here। तो बचेगा मेरे पास time taken from here to here, so that will be √2 into h, because ये जो फॉर्मूला है that is the time to empty, तो वही time to empty वाला फॉर्मूला अपन यहाँ से यहाँ यूज करें, यहाँ से यहाँ यूज करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा A1 by A2 into √2h by g, तो कॉमन है, बचेगा 25/9 which is 5/3 सॉरी, माइनस 16/9 which is 4/3, तो 1/3 of t1, ठीक है, ये t1, तो t1 by t2 मेरा आंसर 3 आ जाएगा। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे पास एक रॉड है जिसको एक इंपल्स लगाया एंड इट हैज टू रोटेट, ठीक है। It has to rotate such that they are both rotating in the same manner, the rod and the string। इसका मतलब this point becomes the IOR for the rod, right? So therefore, if I write angular impulse about the center of mass, I can write it about the center of mass, Jx is equal to ml square by 12 into omega। अब omega को can I write it as VCM divided by this distance which is ये भी L दिया हुआ है, तो ये L by 2 plus L 3L by 2, and VCM को can I write it as impulse divided by mass। तो x का वैल्यू देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, L by 18, तो 18 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे मेरे पास क्वेश्चन है, तो पहले ऑप्शन से देखना है हमेशा, मैच द फॉलोइंग। इनफैक्ट इवन इन JEE एडवांस, नॉट जस्ट इन JEE मेंस, यू कैन एलिमिनेट मेनी ऑप्शन जस्ट बाय लुकिंग एट व्हाट द मैचिंग आर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन है, सो कैन यू सी दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी वगैरह पूछा है, यहाँ पे आइसोबैरिक आइसोथर्मल है, सो आइसोथर्मल में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। सो इफ यू जस्ट लुक एट ऑप्शन एस, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस mj, so mj is an isothermal process and उसमें change in internal energy is 0, so immediately s has to go to 2, right? So उसमें से only मेरे पास ऑप्शन बचेगा b और c। now all I have to check is b और c। तो अब मैं और कुछ चेक कर सकता हूँ, अभी I cannot check p because p दोनों में सेम है, ठीक है। सो let us check q लिखा है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस jk, so jk में चेंज इन इंटरनल एनर्जी वुड बी ncv डेल्टा t। अब इसमें ln का तो टर्म नहीं आएगा, राइट, ln का टर्म नहीं आएगा, तो फिर उसमें ऑप्शन एक ही बचता है विच इज 3, सो q शुड गो टू 3 and therefore my answer should be B। इस तरीके से अपने को फटाफट सॉल्व करना है मैच द फॉलोइंग। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मैच द फॉलोइंग इन JEE एडवांस, you can in fact just eliminate like I showed you here and move on। Let's look at question number 15। तो यहाँ पे मेरे पास सामने टीवी पर मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है।
सो लेट मी जस्ट लुक एट द ऑप्शंस। तो मैच द फॉलोइंग है, तो सबसे पहले हमेशा एज ऑलवेज ऑप्शंस देखेंगे। सो अगर तुम देखोगे पी 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 ऑप्शन ए सी डी में तीनों का पी मैचेस टू 3, तो 3 बार अपने को चेक नहीं करना है, ठीक है। क्यू ऑल्सो मैचेस टू 2 इन 3 ऑफ देम, आई डोंट वांट टू चेक दैट। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू आर और एस। लेट मी चेक एस। तो एस क्या बोला हुआ है, द कैपेसिटी बिटवीन S1 एंड S2 पूछा गया है। मतलब एक को मैं पोटेंशियल कुछ 0 बोलता हूँ, दूसरे को पोटेंशियल कुछ x बोलता हूँ, ठीक है। एंड बोला हुआ है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 नहीं S3 शॉर्टेड टू S1, मतलब S3 का भी पोटेंशियल x हो गया एंड S2 is shorted to S4, तो S4 का भी पोटेंशियल 0 हो गया। So therefore all the capacitances are between x and 0 and x and 0, मतलब they are in parallel। तो 3C0 बन जाएगा मेरा आंसर। So S should go to 3C0 and if S goes to 3C0 मतलब S should go to 1, which leaves me with ऑप्शन बी और सी। तो ऐसे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शन बी और सी में कौन सा यूनिक है, आई कैन चेक एनीथिंग नाउ। सो लेट मी चेक पी नाउ। सो पी क्या बोला हुआ है, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड, वो तो तीनों सीरीज में है। सो C0/3, सो पी ऑप्शन शुड गो टू C0/3 व्हिच इज मैचिंग विद 3, सो P3 ऑप्शन सी, माय आंसर इज सी। Let's look at question number 16. तो यहाँ पे मेरे पास टीवी पे क्वेश्चन है, let me read it. A light ray is incident on a surface of a sphere, refractive index n, angle of incidence theta naught, partially refract होता है with angle of refraction phi naught, ठीक है। तो ये angle of refraction phi naught है and ये theta naught है and angle of alpha is the angle of deviation. Angle alpha is the deviation of the emergent ray after a partial reflection. यहाँ पे reflect भी होगा, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस पी क्यू आर, तीनों में अल्फा 180 डिग्री दिया हुआ है। तो 180 डिग्री मतलब कि वो सिमेट्रिकली वापस बाहर आना चाहिए, सो दैट द फाइनल रे इज एंटी पैरेलल टू द ओरिजिनल इंसिडेंट रे। तो इसका मतलब ये फाइन आउट हो जाएगा, ये भी फाइन आउट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई कैन मेक एन इक्वेशन फॉर द जनरल सिचुएशन कि साइन थीटा नॉट, स्नेल्स लॉ, शुड बी n साइन फाइ नॉट, राइट। बट फाइ नॉट इस फाइ नॉट और थीटा नॉट का क्या रिलेशन है, थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 2 फाइ नॉट फॉर अल्फा 180 डिग्री, ये दिख रहा है ना। सो देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज 2 फाइ नॉट, तो 2 साइन फाइ नॉट कॉस फाइ नॉट, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक रिलेशन आ गया, साइन फाइ नॉट इज 0, मतलब फाइ नॉट का वैल्यू 0, एंड दूसरा आ गया कॉस फाइ नॉट इज इक्वल टू n/2, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। सो अब ऑप्शंस में अगर मैं जैसे कि ऑप्शन पी देखो, इफ n इक्वल टू 2, अगर n इक्वल टू 2 बोलूँ तो फाइ नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो फाइ नॉट का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा, सही बोल रहा हूँ। तो सॉरी, फाइ नॉट का वैल्यू 1, फाइ नॉट का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर पी, थीटा नॉट का भी वैल्यू देयरफॉर 0 हो जाएगा, सो आंसर पी शुड मैच टू 5, ओके। सो दैट लीव्स मी विद ऑप्शन ए और बी। अब ए और बी में क्या चेक करूँ, क्यू या आर चेक कर लेता हूँ, कुछ भी चेक कर सकता हूँ। तो आर चेक कर लेता हूँ, तो आर में n इक्वल टू √3 रखूंगा तो फाइ नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, करेक्ट। सो 30 डिग्री मतलब कौन सा ऑप्शन है, आर मैचेस टू 1, आर मैचेस टू 1, आंसर इज ए। ऐसे सॉल्व करना है। Let's look at question number 17. So I have this question on my screen here. Let me just read it. तो इनिशियली क्या बोला भाई कि K1 is closed, यहाँ पे K1 है, तो मेरे पास RL सर्किट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद K1 आफ्टर स्टेडी स्टेट K1 ओपन कर दिया, K2 क्लोज कर दिया, मतलब LC ऑसिलेशन बन जाएगा, ओके। तो कुछ पूछा गया, एज ऑलवेज मैच द फॉलोइंग में वी आर गोइंग टू लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट। तो सबसे कम मैचिंग ऑप्शंस है इसमें R एंड S, दे ओनली मैचिंग टू 2 पॉसिबल ऑप्शंस, सो R इज एबल टू मैच टू आइदर 2 और 3। व्हाट इज R, वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। व्हाट इज ओमेगा नॉट, क्वेश्चन में पढ़ो, ओमेगा नॉट कहाँ पर दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC ऑसिलेशन, व्हिच इज सिंपल। ऐसे करना है अपने को, पहले ऑप्शंस देखो, 25 × 10⁻³ इंटू 10 × 10⁻⁻6, तो ये बन जाएगा 10⁻⁹, 10⁻⁸, 10⁻⁴ डिवाइड बाय 5, तो 10,000 मतलब 2000 हो जाएगा, ठीक है। एंड किलो रेडियंस क्या मुझे, किलो रेडियंस, सो माय आंसर वुड बी 2, ओमेगा नॉट विल बी 2 किलो रेडियंस, मतलब R विल मैच टू 2, ठीक है। सो दैट लीव्स मी विद ऑप्शन ए और सी। ऐसे दो ऑप्शन अपन ने एलिमिनेट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या करें, ए और सी में सिर्फ S इज द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग टू फाइंड। तो वैल्यू ऑफ V नॉट, ओके, व्हाट इज V नॉट, इट इज द एम्पलीट्यूड V नॉट विद व्हिच C नॉट ऑपरेट्स। सबसे पहले LC ऑसिलेशन में आई कैन कंजर्व एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी कितना हो जाएगा, ½ C
V naught square, V naught is the maximum voltage, correct? That should be equal to half L maximum current का square. ये अपना standard energy conservation है in LC oscillation. And what is maximum current? Which was the current which is the steady state current with which this LC oscillation began. तो steady state current कितना हो जाएगा? E by R 20 by 5 4 ampere. तो वहाँ पे 16 आ जाएगा. Okay, this is 25 into 10 raised to minus 3 into 16. Capacitance is half cancel कर दिया. Capacitance is 10 raised to minus 5. तो V naught square कितना हो जाएगा? 10 raised to minus 5 इधर ले लिया तो ये 100 बन जाएगा. तो V naught square will be 5 into 10 into 4. तो 200. Okay, V naught will be 200. Sorry, 200 volts. So my answer कहाँ गया? S should go to 5. S to go to 5. Only thing is remaining is A. Alright, so that was paper 1 of JEE Advanced 2024. Let me know if you enjoyed the video and let me know if you want the solutions in the manner that मैंने इस तरीके से किया, किस तरीके से मैं solve करता हूँ using a little bit of cute methods as I like to call it. Even if you want it for paper 2, let me know in the comment section. That's it for today. I'll see you at the top. Good night.